सीसीएनए पहला सी बता रहा है कि ये कोर्स जो है ये सिस्को ने डिजाइन किया हुआ। अक्सर आप ये पूछते हैं सर आप सीसीएनए में क्या पढ़ाएंगे, तो भाई सीसीएनए मेरा बनाया हुआ कोर्स नहीं है, सिस्को का बनाया हुआ कोर्स है। लिहाजा मैं वही पढ़ाऊंगा जो सिस्को ने इस कोर्स के अंदर ऐड किया और पूरी दुनिया में ये कॉमन है। उसके बाद ये कोर्स जो है ये जरूरी है हमें पता हो ये नेटवर्किंग से रिलेटेड है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये प्रोग्रामिंग तो नहीं इसमें कुछ होता या थ्योरी तो नहीं बहुत ज्यादा होती। तो याद रखें ये कोर्स तकरीबन 40-50% किसी ना किसी तरीके से थ्योरी पे बेस करता है और इस कोर्स का ज्यादातर हिस्सा प्रैक्टिकल पे बेस कर रहा है, लैब्स के ऊपर। और इस कोर्स का ताल्लुक नेटवर्किंग के फील्ड से है। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आखिरी वाली, ए फॉर एसोसिएट। ज्यादातर बच्चे इसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं और मैंने अक्सर आज भी मैंने एक सीवी देखा एक बच्चे का, एक भाई का, तो उसमें भी एक लफ्ज लिखा हुआ था, तो मैंने उनको फिर बताया। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ये एक सीनियर लेवल की पोस्ट होती है, एसोसिएट जो होता है ये एक बेसिक लेवल की पोस्ट होती है। ये बात आपको जहन में रखनी पड़ेगी कि सीसीएनए का जब आप कोर्स पढ़ रहे हैं तो आप एक अपने आप को एसोसिएट लेवल के लिए तैयार कर रहे हैं, दैट इज द फाउंडेशन लेवल। कि आप नेटवर्किंग में आए हैं, पहला कदम उठा रहे हैं। एसोसिएट लेवल में आपको जो चीजें आनी चाहिए वही आपसे इंटरव्यू में एक्सपेक्ट की जाएंगी, वही आपसे मार्केट में भी एक्सपेक्ट की जाएंगी। पहली तो बात ये रखनी। अब यहाँ पे अक्सर एक कंफ्यूजन हो जाती है और वो होती है कि मैं जो आपको चीज प्रोवाइड कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड सीसीएनए ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग आप मुझसे पढ़ लो, यूट्यूब से देख के पढ़ लो, यूडेमी से ले लो, आप हमारा रिकॉर्डेड कोर्स लेके पढ़ लो या आप सेल्फ स्टडी कर लो, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं। सिस्को कहता है कि भाई मैं आपका एक ऑनलाइन टेस्ट लूंगा। ओके सर, ये ऑनलाइन टेस्ट कौन लेगा? पियर्सन, PARSON। कौन है पियर्सन? ये एक टेस्टिंग बॉडी है जी। आपके जितनी भी सर्टिफिकेशंस हैं वो सिस्को की हैं, IBM की, हवावे की, जुनिपर की, ओरेकल की, माइक्रोसॉफ्ट की। ज्यादातर जो सर्टिफिकेशंस होती हैं उनके जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं मोर देन 80% एग्जाम जो है वो पियर्सन ले रहा होता है। पियर्सन। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं गूगल पे चलता हूं, सिंपल आपकी हेल्प कर देता हूं थोड़ा सा। और आप गूगल में जो आज के दिन में जब आप फारिग होंगे, वैसे तो आप फारिग ही रहते हैं जी, जब भी फारिग हो तो आप गूगल में जाएं और कुछ खेल कूद करें। नंबर 1 पियर्सन, तवज्जो करो, पियर्सन टेस्टिंग सेंटर इन सऊदीया, सर्च कर लें। या आप पियर्सन टेस्टिंग सेंटर सर्च करें, ये देखें, ये पियर्सन टेस्टिंग सेंटर, आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको ये देखें टेस्ट सेंटर, ये आपको बहुत सारे टेस्ट सेंटर की लोकेशंस पता चल जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी है, साइंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग, समझ रहे? तो आप पाकिस्तान में भी सर्च करें पियर्सन टेस्टिंग सेंटर इन पाकिस्तान, इन यूके कर लें, आप यूके में सर्च कर लें। ये देखें आपको बकायदा तौर पे आपके करीब जो टेस्टिंग सेंटर होंगे पियर्सन के, मैंने भी अपना पियर्सन टेस्टिंग सेंटर अप्रूव करवाया हुआ था और अब मैं वो नहीं टेस्टिंग नहीं देता। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं, बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को पियर्सन के साथ एफिलिएट किया और वहां पे जाते हैं तो उनका काम होता है आपको एक पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ताकि आप अपना टेस्ट दे सकें। पहला सवाल तो ये है कि आप अपने करीबी पियर्सन टेस्टिंग सेंटर सर्च करेंगे, उनकी वेबसाइट विजिट करेंगे, उनके टेलीफोन पे कांटेक्ट करेंगे और उनसे आप कहेंगे सर मैं एग्जाम देना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाईजान सीसीएनए एग्जाम कोड, आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं? ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पे देखें, आप जो सीसीएनए का एग्जाम देंगे उसका कोड आपको नजर आएगा, हियर इट इज 200-301। ये आपका एग्जाम कोड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी पड़ेगी वो होगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन सीसीएनए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सीसीएनए में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बकायदा इसके ऊपर मेरा बड़ा जबरदस्त एक वीडियो आने वाला है और उस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको बकायदा तौर पे बताऊंगा और इसकी एक लंबी डिटेल है, मल्टीपल चॉइस, सिंगल चॉइस, ड्रैग एंड ड्रॉप,
सिमुलेशन, और इसके अलावा आपके पास जो है वो भी होती है, लैब भी होती है। ठीक है, तो मैं बाकायदा तौर पे 7 से 8 डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कितना टाइम होगा टेस्टिंग के लिए भाई? 120 मिनट्स। अच्छा, तकरीबन कितने क्वेश्चंस होंगे? ये तकरीबन 95 से लेके 105 तक हो सकते हैं। मुझे कितने पासिंग मार्क्स चाहिए? तकरीबन 800, 800 टू 850 यूं समझ लो। रिजल्ट कब आता है? उसी वक्त आ जाएगा। जब मैं रिजल्ट मुझे मिल जाएगा तो उसके बाद क्या होगा भाई? उसके बाद ये होगा, आप इस तरह का आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट है, इसको बोलते हैं सिस्को सर्टिफिकेट। इसके ऊपर बकायदा तौर पे सर्टिफिकेट के ऊपर नीचे जरा गौर से देखेंगे, आपकी सिस्को आईडी लिखी हुई होगी। ये वो सिस्को आईडी होती है जो आप अपने सीवी में मेंशन करते हैं, भाई आई एम द सिस्को सर्टिफाइड। अब मजेदारी की बात आपको बताऊं, अगर आप इजाजत दें तो, मजेदारी की बात यह है कि आप जब सिस्को सर्टिफाइड हो जाते हैं ना, सिस्को सर्टिफाइड हो जाते हैं, तो आप फिर ये वाला लोगो, ये वाला जो लोगो होता है, ये लोगो आप अपने सीवी पे लगा सकते हैं विदाउट पासिंग सीसीएनए सर्टिफिकेशन। ये वाला जो लोगो है 200-301 वाला, ये वाला लोगो आप अपने सीवी पे नहीं लगा सकते। यानी सिस्को बकायदा आपको, जब आप पास होते हैं, एक लेटर आता है, उसमें ये मेंशन होता है, नो यू आर सीसीएनए सर्टिफाइड, यू कैन डेमोन्स्ट्रेट योर लोगो ऑन योर प्रोफाइल, ऑन योर लिंक्डइन, ऑन योर सीवी। अब बच्चों को इस चीज का आइडिया नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मजेदारी की बात है, सिस्को नेट अकेड सर्टिफिकेट। सिस्को कहता है कि आप मेरी किसी भी ऑथोराइज एकेडमी के थ्रू पढ़ो, लाइक जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हम सिस्को की ऑथोराइज एकेडमी, हमारे थ्रू जो बच्चा पढ़ रहा होता है उसको दो बड़े एडवांटेज मिलते हैं। एक तो उसको सिस्को की तरफ से एकेडमी सर्टिफिकेट मिलता है। याद रखें, ये जो सर्टिफिकेट है, इट्स नॉट इक्वल टू सीसीएनए सर्टिफिकेशन, बट इट वर्क्स। याद रखो, ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो आपको सिस्को एकेडमी सर्टिफिकेट मिलते हैं, ये लाइक इस तरह के होंगे जैसे ये नजर आ रहे हैं आपको ना, इस तरह से सिस्को, ये वाला सर्टिफिकेट होता है। ये देखिए, ये वाला इस तरह का आपको सिस्को सर्टिफिकेट मिलता है। और ये वाला जो ये मैंने आपको जब बताया, ये वाला सर्टिफिकेट जो होते हैं, वो बेसिकली उस वक्त तक आपकी मदद करते हैं जॉब हासिल करने में, जब तक आप ऑनलाइन सिस्को एग्जाम नहीं देते। यानी आपको समझना पड़ेगा कि सिस्को एकेडमी सर्टिफिकेट और हैं, और सिस्को का फाइनल सर्टिफिकेशन जो है वो है। जब तक आप फाइनल एग्जाम नहीं देते, आप अपने आप को सिस्को सर्टिफाइड नहीं कह सकते। ओके, आप ये तो कह सकते हैं आई हैव द सिस्को एकेडमी सर्टिफिकेट, बट आई एम नॉट द सिस्को सर्टिफाइड। ओके, तो ये चीज आपने समझनी, इन दोनों में फर्क महसूस करना है, एंड दैट्स फिनिश। ओके जी, हमने बड़ी अच्छी तरीके से समझ लिया कि सीसीएनए क्या चीज है, सिस्को ने डिजाइन किया, नेटवर्क से रिलेटेड कोर्स है, एसोसिएट लेवल का कोर्स है। ओके, अच्छा, अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी एग्जांपल भी दे देता हूँ, थोड़ी सी एग्जांपल, बड़ा मजा आएगा आपको समझने का। ओके, मैं कहता हूं बेसिक क्वेश्चंस ऑफ सीसीएनए। मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन सर्च करते हैं, और वो किस किस तरह के होंगे, लेट मी चेक। अगर मुझे कोई डायग्राम मिल जाती है तो इंशाल्लाह। ये देखें, एक तो ये आजकल ये एग्जाम में आ रही है, ये लैब आ रही है आजकल, ये वाली, ये लैब एग्जाम के अंदर आ रही है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको दिखाऊं, लेट मी चेक। अगर यहाँ पे मुझे मिल गया, नहीं तो मैं आपको वैसे दिखा दूंगा। ओके, हाँ ये देखें, ये देखें, ये कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन भी हैं, ये देखें कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है, कुछ इसी तरह के आपके पास एक वेबसाइट भी है बड़ी अच्छी, और ये देखें ओएसए रेफरेंस मॉडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये वाले। बाकी मैं आपको इंशाल्लाह शेयर भी करूंगा, टेस्ट भी आपका ले लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यूज टाइप इसका एग्जाम होगा, और ऑनलाइन एग्जाम होगा, पीएसएन टेस्टिंग सेंटर के थ्रू आप एग्जाम बुक करवाएंगे। और आखिर में एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूँ, भूलना नहीं है आपने, अगर आप सीसीएनए के एग्जाम फुल फीस के साथ जमा करवाते हैं,
तो ये फुल फीस जो है वो $300 है। $300 प्लस सर्विस चार्जेस प्लस टैक्स। ये बात जेब में रखनी, ये लदा है। अब सऊदी अरेबिया से अगर आप अपना एग्जाम बुक करवाते हैं तो तकरीबन 5% या दुबई से करवाते हैं 5% आपका टैक्स बनता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान से जमा करवाते हैं तो अक्सर बच्चे ये प्रॉब्लम करते हैं। पहला प्रॉब्लम पाकिस्तान के थ्रू क्या होगा, भाई आप अपना एग्जाम खुद बुक नहीं करवा सकते, नहीं करवा सकते पाकिस्तान से। आपको डेफिनेटली किसी ना किसी पियर्सन टेस्टिंग सेंटर वाले को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, भाई मेरा एग्जाम बुक कर दो, मैं तुम्हें पैसे देता हूं। वो आपसे कहेगा भाईजान ठीक है, $300 तो उसके हो गए, और उसके ऊपर 7-8 हजार 12-10 हजार रुपया मैं चार्ज करूंगा अपने सर्विस चार्जेस, आपको देना पड़ेंगे। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, सऊदीया, दुबई या किसी भी दूसरे मुल्क में हैं, तो डोंट वरी, आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप अपना एग्जाम बुक करवा सकते हैं खुद। अब चूंकि आप सिस्को ऑथोराइज एकेडमी के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो भाई आपके लिए एग्जाम की फीस होगी $130, और इसके बाद टैक्स डाल दें, यानी अबाउट $170 आपको एग्जाम के अंदर बच जाता है। दिस इज एडवांटेज। अब मैं आपको चूंकि पढ़ाना शुरू करने लगा हूं, तो जल्दी से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। मैं आपकी नोट्स की फाइल जो है वो क्रिएट कर दूं, ताकि आप लोगों को वो मैं शेयर कर दूंगा फ्रेंड पे। ठीक है, फाइल, ये किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ दीजिएगा। CN जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें आगे। मुझे वैसे कंफर्म कर दें फिर कि सर चैट में लिख दें ओके देयर इज नो क्वेश्चन, या माइक पे बता दें मुझे। नो क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन जी अभी तक किसी का? नहीं सर। एग्जाम के हवाले से आपको ऑनलाइन कहाँ पे एग्जाम देते हैं पता है उसका? सर पीएसएल एकेडमी में, आपने अभी थोड़ी शाबाश। देर पहले बताया। ओके, अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने कोर्स को। तो मेरे कोर्स का जो पहला पार्ट है वो बेसिक्स ऑफ नेटवर्क के ऊपर बेस कर रहा है, जिसमें सबसे पहली जो चीज आपको आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज के लेक्चर में हमें ये 4 चीजें आनी चाहिए। नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या है। हमें बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि हमें नेटवर्क बनाने की जरूरत क्यों है। और डेफिनेटली नेटवर्क बनाने के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जब तक आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का नहीं पता चलेगा, आप एक अच्छा नेटवर्क डिजाइन नहीं कर सकते। ओके, अच्छा, जब आप नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क को उसके साइज के एतबार से, जियोग्राफिकल लिमिट के एतबार से मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ये टर्म्स कुछ आम आपको मिलेंगी, लैन, वायरलेस लैन, वैन, वीपीएन, मैन, ये आम आपको सुनने को मिलेगी। आज के लेक्चर में हमें नेटवर्क की ये बेसिक चीजों के बारे में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ, देखते हैं। तो अपनी डेफिनेशन में बताता हूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल सिनेरियो की तरह पढ़ाऊंगा। ओके, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, फिर आप अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। मैं सिनेरियो की तरह लूंगा। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या है और नेटवर्क के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। तो मेरी इस डेफिनेशन में अगर आप गौर करें कि नेटवर्क की डेफिनेशन, कनेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू सम सॉर्ट ऑफ मीडियम फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज कॉल्ड अ नेटवर्क। यानी नंबर 1 पे आपको नेटवर्क के लिए डिवाइसेस की जरूरत है। उन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत है। वो मीडियम केबल भी हो सकता है, वो मीडियम रेडियो फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। जब आप डिवाइसेस की बात करते हैं तो वो डिवाइसेस सिस्को की भी हो सकती हैं, वो डिवाइसेस हवावे की भी हो सकती हैं। ओके, यानी जब डिवाइसेस की बात बताऊंगा तो डिवाइसेस कंपनी के एतबार से भी डिफरेंट हो सकती है, और वो डिवाइसेस फीचर के एतबार से भी डिफरेंट हो सकती है। शायद मेरे कहने का मतलब हब एक डिवाइस है, स्विच एक डिवाइस है,
राउटर एक डिवाइस है। ओके, तो हमें यह समझ आ गई कि नेटवर्क जब हम बात करेंगे तो उसमें जो डिवाइसेस होंगी वो डिफरेंट कंपनीज की भी हो सकती हैं और डिफरेंट टाइप की भी हो सकती हैं। आगे आगे देखते रहेंगे। अब उन डिवाइसेस को डेफिनेटली जब तक वो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट ना हो जाए, ये तीसरा स्टेप है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी बड़ी जरूरी है। तो कनेक्टिविटी करने के लिए हमें डेफिनेटली किसी ना किसी मीडियम की जरूरत है। अब मीडियम वो क्या होगा? सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी, यानी हम केबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम वायरलेस कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन से पहले टेलीफोनिक नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने के लिए केबल फोन चाहिए होता था हमें। तो 3 स्टेप हमने देखे, डिवाइसेस चाहिए, मीडियम चाहिए, प्रॉपर कनेक्टिविटी चाहिए, और सबसे आखिर में बात यह है कि जब तक डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं करती, नेटवर्क की डेफिनेशन मुकम्मल नहीं होती। अच्छा, वैसे ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन इसको आप यूं समझो कि नेटवर्क के अंदर आपकी जॉब भी 3 तरह की है। आप कम्युनिकेशन इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप मीडियम टेक्नीशियन या मीडियम इंजीनियर भी बन सकते हैं, आप डिवाइस इंजीनियर, डिवाइस सेल्स पर्सन भी बन सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि बल्कि अगर आपको नेटवर्क में प्रॉब्लम आए, मेरे भाई, वो प्रॉब्लम या डिवाइस की होगी, या प्रॉब्लम किसी मीडियम से रिलेटेड होगी, या कनेक्टिविटी का कोई इशू होगा, या फिर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही होंगी। ठीक है सर, आपने बता दिया, तो क्या करें फिर? अगर मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आए तो कोई ऐसी तरतीब बताएं कि मैं नेटवर्क की प्रॉब्लम को आराम से पकड़ सकूं। तो मैंने कहा फिर आप इन स्टेप्स को फॉलो करना है, यहां से यहां तक। पहले कम्युनिकेशन को टेस्ट करना, फिर कनेक्टिविटी को चेक करना, फिर मीडियम को चेक करना, और सबसे आखिर में जाकर डिवाइस का इशू हो सकता है। दिस इज द प्रॉपर प्रोसीजर। तो ये पहली डेफिनेशन, हमने इसको समझने की कोशिश की। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि भाई मैं क्यों नेटवर्क बनाऊंगा। नेटवर्क बनाने की एक कॉमन रीजन जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि भाई अगर आपके नेटवर्क में कोई ऐसा सिनेरियो आ गया, आपकी कंपनी में एक ऐसा सिनेरियो आ गया कि आपको रिसोर्सेज को शेयर करने की जरूरत है। आप कहते हैं सर क्या मतलब? मैं कहता हूं ये एक एग्जांपल लेते हैं, ये बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल। ये हमारा एक ऑफिस है। ओके, ठीक है, ऑफिस है, बिल्कुल ठीक है। इस ऑफिस के अंदर ये मैं बैठा हुआ हूं और ये मेरा दोस्त बैठा हुआ है। हम दोनों आते हैं, गपशप करते हैं, काम शम करते हैं, घर तक चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरा दोस्त कहता है यार बात ये है मेरे भाई, यार मुझे एक अदर इंटरनेट की जरूरत है। आप कहते हैं यार मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा था, मुझे भी इंटरनेट की जरूरत है। तो आप कहते हैं यार बजाय इसके कि अलग अलग हम परचेज करें, महंगा पड़ेगा, तो क्यों ना एक कनेक्शन लगवा लें। आप कहते हैं इट्स अ गुड आइडिया। फिर उसके बाद आप कहते हैं यार देखो हमें कभी कभी प्रिंटर की भी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त, बहुत अच्छा आइडिया, तो क्या करें? तो फिर आप कहते हैं यार एक काम करते हैं कि हम एक इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं। ओके, उस कनेक्शन को भी एक डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर को भी एक डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने अपने कंप्यूटर भी उस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देंगे। मैं अब आपको छोटी छोटी सी चीजें बताना चाहूंगा, वो ये है कि मैं कहूंगा कि ये कौन है, ये PC1 है, ये कौन है, ये PC2 है, ये कौन है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है यानी इंटरनेट कंपनी है, और ये क्या चीज है, ये एक अदर प्रिंटर है, और ये कौन है जनाब अली, ये एक अदर स्विच है जिसके थ्रू आप सारे आपस में कनेक्टेड हैं। तो आप जरा गौर करके देखें, आपने एक इंटरनेट का कनेक्शन, एक प्रिंटर आपस में शेयर कर लिया नेटवर्क बना के। और जब तक आपको रिसोर्सेज आपस में शेयर करने की जरूरत नहीं थी, तो आप नेटवर्क को आपने बनाया भी नहीं था। तो नेटवर्क बनाने की सबसे पहली वजह जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि व्हेन यू वांट टू शेयर रिसोर्सेज, और वो रिसोर्सेज आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। अब फिजिकल रिसोर्सेज में क्या कि आपका प्रिंटर एक फिजिकल रिसोर्स है, लेकिन आपका जो डाटा है वो एक सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। आप कहते हैं ठीक है यार, मेरे पास एक कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा है, मैं चाहता हूं आप लोग शेयर कर लो। डाटा तो मेरा ही है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आप इसको पढ़ लो, देख लो, बाद में कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देना।
तो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी होते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज भी होते हैं। तो ये इंटरनेट बनाने की सबसे बड़ी वजह है। अब इंटरनेट बनाने के लिए कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि आपके रिसोर्स शेयरिंग हो जाती है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन जो है वो फास्ट हो जाती है, ठीक है। ओवरऑल इसको कहते हैं कॉस्ट सेविंग। ओवरऑल कॉस्ट सेविंग, ओवरऑल का मतलब होता है कि अगर 2 बंदे हैं या 4 बंदे हैं, तो आपको इस सिनेरियो में आपको हर एक बंदे को अलग-अलग इंटरनेट देने की जरूरत नहीं है, अलग-अलग प्रिंटर देने की जरूरत नहीं है। आपका एक प्रिंटर आपके 10 लोगों के लिए काफी है। एक इंटरनेट का कनेक्शन पूरे घर वाले आपस में मिलकर शेयर कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ नेटवर्क। बिल्कुल ठीक। लेकिन नेटवर्क का एक ड्रॉबैक भी है। अगर आपने नेटवर्क का ड्रॉबैक आपके जहन में नहीं है, तो भाई आप फिर फजूल में नेटवर्क बना रहे हैं। मैं अब आपकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, आपको बड़ा मजा आएगा समझने का। सबसे पहला नेटवर्क का ड्रॉबैक ये है कि सिक्योरिटी का रिस्क है। आप कहते हैं क्या मतलब सिक्योरिटी का रिस्क है सर? मैं कहता हूं देखो यार, यहां पे इस कंप्यूटर में एक वायरस आ गया, PC1 में वायरस आ गया, तो कहते हैं ना बच्चे ने जुआ पाइया तो कहते नहीं ਇਹਨੂੰ स्कूल चो पाइया या ग्राउंड चो पाइया। तो इस कंप्यूटर में एक वायरस इफेक्ट हुआ, ये वायरस स्प्रेड हुआ, और ये वायरस, अब देखिए ये वायरस कहां से आया था? ये इंटरनेट से आया था। आपके स्विच के, आपके नेटवर्क में PC1 को इफेक्ट किया, PC2 को इफेक्ट किया। दिस इज द ड्रॉबैक, एक प्रॉब्लम। दूसरी बात यह है कि मैं एक हैकर हूं, ये जरा गौर से देखिएगा, हैकर हूं। अब मैं चूंकि हैकर हूं, मैं आपके नेटवर्क में आ गया। सबसे पहले तो मुझे आपके ऑफिस में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, मैं आ गया किसी भी तरीके से चुप चुप आ गया। अब मैं हैकर हूं तो मुझे, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने के लिए किसी डिवाइस को ढूंढूं, तो वो डिवाइस स्विच है। सारी बात है, अगर मैं स्विच के साथ कनेक्ट हो गया तो मैं स्विच के थ्रू PC2 को भी हिट कर सकता हूं, मैं स्विच के थ्रू PC1 को भी हिट कर सकता हूं। बात समझ में आ रही? तो अब यहां पे क्या है, जरा गौर से देखते हैं, थोड़ा सा चलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूं और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, आपको मजा आएगा समझने का। छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं है। अभी अगले 2-3 लेक्चर तक आपने, मैं जो भी चीजें आपको करके दिखाऊंगा, आपने सिर्फ और सिर्फ उसको समझना है, प्रैक्टिकल नहीं करना, प्रैक्टिस नहीं करनी। अभी मैंने किसी को भी किसी कमांड की कोई प्रैक्टिस नहीं सिखाई, मैं अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। ये देखें, मैं एक टोपोलॉजी ओपन करता हूं, देखिएगा जरा। मैं ओके, मैं एक टोपोलॉजी ओपन करता हूं, जरा गौर कीजिएगा। ओके, मैंने ये टोपोलॉजी ओपन की, जरा गौर से देखिएगा। ये मेरा सर्वर है जिसका ये IP एड्रेस है, और ये मैं हूं, ये मैं हूं, ठीक है जी। और इसके बाद ये देखिए, ये एक हैकर है, किसी भी तरीके से मेरे ऑफिस में आ गया, और इसके पास एक केबल थी, इसने वो केबल पकड़ी और उसने यहां से पकड़ के किसी भी स्विच की पोर्ट के साथ कनेक्ट कर लिया। ये देखें, ये देखें, ये पोर्ट थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगी। क्या मतलब ग्रीन होने का? मतलब ये हुआ कि 2 प्रॉब्लम। सबसे पहली सिक्योरिटी ये कि बंदा ऑफिस में आया कैसे, पहली सिक्योरिटी। दूसरी सिक्योरिटी ये कहता है बंदा स्विच तक कैसे पहुंच गया। तीसरी सिक्योरिटी, बंदे को पोर्ट क्यों अवेलेबल हो गई। यानी 3 लेवल्स है ना, सिक्योरिटी के लेवल्स होते हैं। सबसे पहले फिजिकल सिक्योरिटी होती है कि भाईजान कोई बंदा जब आएगा तो गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला ममनू है, याद होगा आपको, नजर आता, ओके ठीक है। दूसरे नंबर पे सिक्योरिटी ये है कि यार आप इतने इतने आजाद ख्याल बंदे हैं, ये इतने आजाद ख्याल बंदे हैं कि आपने स्विच जो है ना वो बरामदे में रखा हुआ है, या आपने स्विच जो है ना वो फ्रंट डेस्क पे रखा हुआ है, जनाब ये स्विच है, इसके साथ कनेक्ट हो जाए। तो आप कहेंगे सर स्विच को फिर किसी सर्वर रूम में होना चाहिए था, ऐसे तो नहीं होता, और उस रूम की प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे बड़ी प्रॉब्लम है कि यार उस बंदे को पोर्ट मिल गई, पोर्ट ओपन क्यों है? तो मैं अब इसको दोबारा से करके दिखाता हूं। अभी हम कुछ और तो नहीं कर सकते, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। मैंने इस स्विच पे कुछ काम करूंगा, और वो काम क्या है वो मैं अभी करके दिखाता हूं। मैंने स्विच पे आया, कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5-24, और मैंने कह दिया शट डाउन। हाँ जी, सिस्को ये कहता है कि जिन पोर्ट्स को आपने यूज ही नहीं करना,
जिन पोर्ट्स को आपने यूज ही नहीं करना, आप उनको शट डाउन करके रखो। क्यों? क्योंकि अगर कोई पोर्ट किसी हैकर को मिल भी जाए तो भाई वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो पोर्ट ही आपकी शट डाउन है। तो ये 3 मेजर्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको आइडिया बनता जाएगा तो इंशाल्लाह आप सीख लेंगे। तो इसको कहते हैं भाई, आपने सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क हैं, आपके नेटवर्क में वायरस है, वायरस भी फैल सकता है, अनऑथराइज्ड बंदा आके आपके नेटवर्क में कनेक्ट हो सकता है। तो हम अपने इस कोर्स में ये चीजें देखेंगे आगे। ये देखो, ये सिनेरियो बनाया हुआ ना, ये सिनेरियो मैंने ये लैब आपको करवाऊंगा। ये सिनेरियो है कि कैसे एक हैकर आपके नेटवर्क में आएगा तो आप उससे कैसे बचेंगे। ये हमारा बाकायदा तौर पे एक टॉपिक भी है, उस वक्त पढ़ेंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिटी। ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है, नेटवर्क छोटा होगा तो कोई बड़ा मसला नहीं है। अब जरा मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को ताकि आप लोग बोर ना हो। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ये देखो जरा। हम नॉर्मली तौर पे क्या कहते हैं, जरा गौर से देखना। इसको ऐसे करते हैं, एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। ये देखो, ये हम लोग कैसे नेटवर्क बनाते हैं जरा गौर कीजिएगा। देखना हम लोग ऐसे नेटवर्क बनाते हैं कि जनाब ये एक कंप्यूटर है, हाँ जी सर, ये दूसरा कंप्यूटर सर, ठीक है सर, ये तीसरा कंप्यूटर जी, बिल्कुल ठीक है सर। हम इन तीनों कंप्यूटर को एक स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये लें जी, ये एक नेटवर्क बन गया। देखते जाना क्या होगा। अब आप कहते हैं सर मेरा नेटवर्क बड़ा हो गया, और स्विच खरीद लेते हैं। देखते जाइए, और आप इसके साथ भी कुछ कंप्यूटर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है जी। नेटवर्क बड़ा होता जा रहा है, देखते जाना आप जरा, ये नेटवर्क बड़ा होता जा रहा है। अब उसके बाद और नेटवर्क बड़ा होता गया, और कंप्यूटर लग गया जी, और स्विच ले लिया जी आप, और नेटवर्क बड़ा होता जा रहा है। अब आप बड़े खुश हैं, आप कह रहे साहब देखें माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कैसी बरकत डाली है हमारे नेटवर्क में कि संभाला ही नहीं जा रहा। आपने कहा सर देखिए मेरे पास पहले थोड़े पैसे थे, मैंने स्विच ए ले लिया, ओके सर, फिर मैंने उसके बाद स्विच बी ले लिया, दूसरा स्विच खरीद लिया, फिर मैंने तीसरा स्विच खरीद लिया सर, फिर मैंने चौथा स्विच ले लिया। मुझे बताएं मेरे नेटवर्क में अभी भी एक प्रॉब्लम है, और मैं जो आपसे सवाल पूछूंगा वो मुझे बताना है। सवाल को गौर से समझना है। स्विच डी यूजर्स कैन कम्युनिकेट विद अदर यूजर्स ऑफ नेटवर्क। जी बताएं जी जल्दी से, सवाल को गौर से समझ लें और मुझे इसका जवाब दें। क्या स्विच डी के साथ जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं वो लोग नेटवर्क के दूसरे किसी भी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? जी शाबाश। नहीं सर। हाँ जी शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी, क्योंकि क्या रीजन है मुझे बताएं। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है सर, इसलिए। बिल्कुल, जबरदस्त होगी बात। तो आप क्या मशवरा देते हैं? मुझे मशवरा देना जाए, अब जो बच्चा मशवरा देगा मुझे खुशी होगी। आप चाहते हैं स्विच डी के जो कंप्यूटर हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ भी कम्युनिकेट कर सकें, तो आप क्या मशवरा देते हैं? स्विच डी को मैं किसके साथ कनेक्ट करूं? सर एक या तो हम हब लगा सकते हैं या एक स्विच को मर्ज कर सकते हैं इन सब स्विच के ऊपर सर। नहीं बेटा, ये देखो मैं स्विच डी को स्विच सी के साथ कनेक्ट कर दूं, बात क्लियर हो गई? जी सर। अब इस सिनेरियो में स्विच डी के यूजर स्विच सी के साथ कम्युनिकेट करेंगे? जरा कंट्रीब्यूट करो। जी सर करेंगे। शाबाश शाबाश। क्या वो स्विच बी के यूजर्स के साथ कर सकते हैं? नहीं सर, अभी नहीं करेंगे। ओके शाबाश। नहीं अभी नहीं सर। आप बताओ। आप कर सकते हैं अब कर सकते हैं। ठीक है शाबाश। क्या वो स्विच ए के यूजर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नो नहीं। सर। ओके जी, अब यहां पे आ जाओ। अब मुझे जवाब दो, क्या तमाम डिपार्टमेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं? बिल्कुल सर। जी सर। जी सर। अब मैं आपसे जो सवाल पूछने लगा हूं उसका जवाब आपने देना है। बड़े पॉइंट पे मैं पहुंचा हूं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया। मुझे ये बताओ, अगर ये केबल कट जाए, ये केबल कट जाए, तो क्या स्विच डी का राब्ता बाकी तमाम डिपार्टमेंट से कट जाएगा? ये नहीं कट जाएगा? सर डिस्कनेक्ट कट जाएगा। कट जाएगा। अच्छा, अगर ये कट जाए
तो भी स्विच डी का राब्ता स्विच बी और स्विच ए से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ये कट जाएगा। और अगर ये कट जाए तो इसका मतलब स्विच डी का राब्ता स्विच ए से कट जाएगा। अब मजेदार की बात है कि अगर स्विच ए के साथ मैं लगा दूं इंटरनेट, क्या लगा दूं? इंटरनेट। मुझे बताओ स्विच बी, स्विच सी और स्विच डी वाले लोग किस पे डिपेंड कर रहे हैं, किस स्विच पे डिपेंड कर रहे हैं इंटरनेट पे? स्विच ए पे। और स्विच ए यहाँ पे दिमाग की लस्सी बन जाएगी। स्विच ए कहेगा सर देखिए बड़ी प्यारी बात है, आप इसको जरा गौर से समझिएगा, यूं समझने की आपका घर है, यूं समझिए आपका घर है। कोई एक बच्चा बताए, मुझे एक बच्चा नाम बता दे अपना, कोई भी नाम बता दो। जहांजेब सर। जहांजेब साहब ये आपका घर है, यूं समझे जहांजेब साहब ये स्विच ए का आपका है। आपका जहांजेब साहब जो है ना वो ज्यादातर परेशान रहते हैं। मैंने कहा जहांजेब क्या हुआ? कहता से देखे ना, मैंने तो इंटरनेट लगवा के वक्त नहीं डाल लिया, स्विच बी वाले भी उनके नखरे भी उठा रहा हूँ, स्विच सी वालों के भी नखरे में उठा रहा हूँ, स्विच डी वालों के भी नखरे में उठा रहा हूँ। सर ये क्या बात हुई? इधर से केबल हिलती है तो सारे, समझ आ रही मेरी बात? मैं सिर्फ आपको बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ। सर मुझे सबकी बातें सुनना पड़ती हैं। सर मुझे कब इस अजियत से निजात मिलेगी? तो मैंने कहा आपको बेटा निजात मिल जाएगी, कुछ लेक्चर और पढ़ लो, मैं आपको नेटवर्क डिजाइन सिखा दूंगा, ठीक है? तो फिर आपको निजात मिल जाएगी। तब तक मेरा भाई आप 90% जो नेटवर्क देखोगे ना। अच्छा फिर एक और प्रॉब्लम बताता हूं आपको, बड़ा प्यारा प्रॉब्लम है। अच्छा एक और प्रॉब्लम बड़ा है। मुझे बताओ कि ये जो है ना, ये स्विच ए और स्विच बी के दरमियान में जो लिंक है, अब इसके ऊपर लोड बढ़ रहा है, गौर करना जरा, लोड बढ़ रहा है। स्विच बी के लोगों का लोड भी इस पे है या नहीं है? स्विच सी के यूजर का भी लोड इस पे है या नहीं? अब आप कहते हो सर मैं नेटवर्क बना रहा था, जू नेटवर्क बड़ा होता जा रहा है, नेटवर्क पूरा होता जा रहा है, सर नेटवर्क बड़ा स्लो हो गया सर, पहले तो बड़ा फिट चल रहा था, बस एवं में केबल ही लाई है बस एक। भाई आपको जब तक प्रॉपर नेटवर्क डिजाइन नहीं पता चलेगा तो आप ये कंप्लेन्स रखेंगे। आई एम वेरी मच श्योर कि अल्लाह की मेहरबानी से मैंने आपको बड़े बेसिक लेवल पे बताया है, देयर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी, एम आई राइट? यस सर। समझ आ रही? और आखिरी चीज, डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, ये बड़ी प्यारी चीज है। अच्छा टेक्नोलॉजी के अलावा ना एक एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ नेटवर्क का। मैंने ना मेरे क्लाइंट थे तो उनको मैंने ना कैमरा देना था, आईपी कैमरा 2007 में, और मैं बड़े प्राउड से गया वहां पे। उन्होंने कहा जी ये कैमरे कौन इंपोर्ट करता? मैंने कहा जी सर हम। अच्छा किससे खरीदने पड़ेंगे? मैं कहा सर हमसे। खराब हो जाए तो मैं कहा सर हम, रिप्लेस हम, वारंटी हम। कहता है इसका मतलब है कि फिर आप हमें ब्लैकमेल करेंगे? क्या सर नहीं, इरादा तो नहीं है। कहता नहीं। तो आप अगर एक ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं जैसे मैं हूं, ज्यादातर कंपनीज में प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने कभी गौर किया होगा, आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? जरा गौर कीजिएगा। विंडोज अपडेट, विंडोज अपडेट एलो फड़ो फिर, विंडोज अपडेट भी आते हैं। आप सारे लोग चाहें ना जरा अपनी अपनी विंडोज को अपडेट देखें कि कब अपडेट किया था आपने, जल्दी से बताएं जरा, जल्दी, शाबाश जल्दी से बताएं। अपने अपने लैपटॉप की स्टार्ट बार पे जाओ और यहां पे लिखो विंडोज अपडेट, वही देखिए, देखो लास्ट टाइम अपडेट कब किया आप? आज ही की, शाबाश। और सर आज ही सुबह। शाबाश। और देखो 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 सर 2 दिन पहले की थी। 2 दिन पहले की। अच्छा सबसे पहली बात आप कहेंगे सर ये तो अपडेट आती है बहुत ज्यादा सर। मैंने कहा भाई अपडेट आपके लिए बेहतर होती है, पहली बात। नमाज की वजह सर, थैंक यू सो मच। अजान का टाइम मैंने अनाउंसमेंट करनी थी, वजू करके बैठना आपने, और अभी टाइम हुआ है 6:40, 38 हुए हैं। पूरे 10 मिनट की ब्रेक है जी, मैं 10 मिनट के बाद आ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर। ओके। मैंने आपसे जिक्र किया था डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। अच्छा अक्सर आप देखते होंगे कि जैसे मैंने अभी आपके साथ एक अपडेट की बात की, तो ये अपडेट क्यों जरूरी है? बिकॉज रोज बरोज नए नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उन प्रॉब्लम्स के नए नए सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं, ठीक है? वायरसेस से बचने के लिए भी, प्रॉब्लम से बचने के लिए भी। इसीलिए आपको अपने रोजमरोज जिंदगी में
अपने अपडेट्स करना पड़ते हैं, हार्डवेयर को भी अपडेट करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना पड़ता है। अब मजेदार की बात है कि आप अपने बहुत सारे लैपटॉप्स पे विंडोज 11 करो, वो उसके साथ कंपैटिबल ही नहीं होती। बहुत सारे लैपटॉप में विंडोज 11 चलती ही नहीं, या उसके पूरे फीचर्स वहां पे वर्क ही नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कहते हैं कि सर मुझे तो विंडोज 11 पे काम करना है, तो डेफिनेटली भाई फिर आपको हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं काम करेगी। ठीक है, इसीलिए अब सिस्को इन्हीं चीजों से बेचता है। सिस्को आपको कह देगा, सिस्को की एक बड़ी अच्छी टर्म है एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ सर्विस। मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्योंकि ये लफ्ज भूल जाएंगे। एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ सर्विस। एक होता है रीफर्ब, एक होता है न्यू, एक होता है ग्रे। ठीक है, अच्छा, एक होता है यूज्ड। अब आप जब सिस्को की डिवाइसेस खरीदेंगे ना, तो एक तो कंफर्म है जी, यूज्ड डिवाइसेस आपने खरीदी है मार्केट से ना, आपने यूज ले लिए, यूज स्विच ले लिए, यूज राउटर्स ले लिए, इट्स नॉट एन इशू, ठीक है, आप ले लेते हैं। एक होता है ग्रे, ग्रे कहते हैं ब्लैकमेल हुए हुए माल को, यानी आपने एक सामान लिया और किसी ग्रे चैनल के थ्रू पाकिस्तान आ गया या किसी भी तरीके से आ गया। एक होता है न्यू, न्यू जो होता है वो आप लेते हैं, या तो आप सिस्को की डिवाइसेस लेते हैं किसी गोल्ड पार्टनर से। सिस्को में ना एक टर्म होती है गोल्ड पार्टनर, एक होता है सिल्वर पार्टनर, एक इसी तरह से प्रीमियम पार्टनर, इस तरह से होता है। यानी अगर मेरी कंपनी गोल्ड पार्टनर है सिस्को की, तो मेरे रेट सिल्वर पार्टनर से अच्छे होंगे। अब उसके लिए क्राइटेरिया होता है सिस्को का कि भाई अगर आपने गोल्ड पार्टनर बनना है मेरा, तो आपके पास इतने सीसीआई बंदे होने चाहिए, इतने सीसीएनपी बंदे होने चाहिए, इतनी बड़ी टीम होनी चाहिए, और आप हमें एनुअली इतना बिजनेस देने की गारंटी देंगे। सिस्को की एक और बड़ी अच्छी ब्यूटी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ब्यूटी ये है कि अगर मैंने, फॉर एग्जाम्पल नादरा ऑफिस है, फॉर एग्जाम्पल एचईसी ऑफिस है, फॉर एग्जाम्पल पीटीसीएल है, फॉर एग्जाम्पल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, फॉर एग्जाम्पल एरिड यूनिवर्सिटी, मुझे एक क्लाइंट मिल गया है और मैंने उस क्लाइंट के साथ वर्किंग की है और मुझे नजर आ गया कि यहाँ पे 2 3 4 5 करोड़ रुपए का बिजनेस है, भाई मैं डायरेक्ट वहां पे कोट ही नहीं कर सकता जब तक मैं सिस्को की इन्वॉल्व नहीं करूं। जैसे ही मैं सिस्को को अपने चैनल पे लूंगा, तो वो प्रोजेक्ट मेरे नाम पे लॉक हो जाएगा, यानी सिस्को उस प्रोजेक्ट में सिर्फ मुझे सपोर्ट करेगा। अब ये मुझे टेंशन नहीं है कि ये प्रोजेक्ट लीक आउट हो गया, कोई और बंदा कोट ना कर दे। यानी सिस्को के बिजनेस में बड़ा डिसिप्लिन है, बड़ा डिसिप्लिन है इस हवाले से। ठीक है, कि ये नहीं हो सकता कि हाँ वो चंद एक जगह पे आ जाता है कि अगर किसी जगह पे गोल्ड पार्टनर, सिल्वर पार्टनर, ये से हट के एक बंदा कहता है जी मैं तो ब्लैक में, मैंने तो ग्रे चैनल से माल मंगवाया था, तो मैं आपको दे देता हूँ, तुसी जानो थोड़ा काम जाने, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन वैसे बड़ा डिसिप्लिन है। अच्छा, इसके अलावा सिस्को क्या करता है कि कुछ चीजों को लेता है और रीफर्ब करके मार्केट में दे देता है। और फिर तीसरी चीज है, सिस्को आपको कहता है भाई एंड ऑफ सर्विस। सिस्को कहता है जी मैंने तमाम कंपनीज को अलर्ट भेजेगा, आप नेट पे चेक कर लें कि फलां फलां राउटर, फलां फलां स्विच मैंने 2025 में इनकी सर्विस देना बंद कर रहा हूं। पहले से अनाउंस कर देगा 2 साल 3 साल पहले कि मैं अगले 2 3 साल के बाद इस मॉडल की जो प्रोडक्ट आपके पास लगी हैं, ठीक है, सॉरी, पहले आता है एंड ऑफ लाइफ, सॉरी, एंड ऑफ लाइफ आता है पहले। फिर इसको कह देता है जनाबे आली अब मैंने इस मॉडल का राउटर या स्विच बनाना छोड़ दिया, मजीद मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? मैं कोई नया मॉडल बना रहा हूं, उसमें नए फीचर्स आ रहे हैं। ओके, अब मैं एक कंपनी हूं, मैं कहता हूँ ओ हो मेरे पास तो ये राउटर लगा हुआ है, तो उसको कहता है डोंट वरी, आपके पास ये राउटर लगा हुआ है ना, कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें अगले 3 साल तक इसकी सपोर्ट दूंगा। अभी मैंने इसको एंड ऑफ सर्विस नहीं किया, लेकिन 3 साल के बाद से इसको आपको अलर्ट भेजेगा भाई एंड ऑफ सर्विस। अब अगर आपके पास ये डिवाइसेस लगी हुई हैं और आपका नेटवर्क कभी बैठ गया, हम आपको सपोर्ट या सर्विस नहीं देंगे। तो मुझे बताएं, ये जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी टीवी चैनल्स हैं, जितने भी मल्टीमीडिया, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास अगर सिस्को की या राउटर्स हैं, स्विचेस हैं या फायरवॉल्स हैं, और उनको सिस्को की तरफ से ईमेल आ जाती है भाईजान ये जो आपके पास डिवाइसेस लगी हुई हैं ये एंड ऑफ सर्विस हो रही हैं, लिहाजा अपनी मदद आपके तहत आप चलाएं, तो वो कंपनीज कभी भी रिस्क नहीं लेती और सिस्को कहेंगे ठीक है ओके रिप्लेस करें, नया प्रोडक्ट लगा दो। दैट्स द थिंग। ये एक पूरा चैनल है जिस तरह से सिस्को काम करता है। आपका अगर इंटरेस्ट हो तो इन चीजों को जरूर देखा करें, इनको थोड़ा सा नेट पे जरूर स्टडी करना। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी मैंने बता दिया। आखिरी बात,
बड़ी पारी बात आखिर में कि जब आप नेटवर्क बनाएंगे नेटवर्क को साइज के एतबार से, फीचर्स के एतबार से, कैटेगरीज के एतबार से मैं कहूं तो 3 बड़े हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं आप। ये बहुत मशहूर है, लैन क्या है, वैन क्या है और मैन क्या है। आजकल सबसे ज्यादा जो आपको नेटवर्क मिलेगा वो मैन होगा। आपके घर में इंटरनेट चल रहा है, मैन की वजह से चल रहा है। आपके पास इंटरनेट की सर्विस आ रही है, आपके पास टेलीफोन की सर्विस आ रही है, मोबाइल की, मैन की वजह से आ रही है। गली मोहल्ले में जो केबल नेटवर्क चल रहा है वो भी मैन की वजह से चल रहा है। आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको पूरी यूनिवर्सिटी वाईफाई पे नजर आ रही है, मैन की वजह से नजर आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर आपसे कोई बंदा ये सवाल पूछे भाई व्हाट इज लैन, तो यहां पे बच्चे ज्यादातर जवाब देते हैं सर लोकल एरिया नेटवर्क। ये जवाब गलत है। ये 90% आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट्स लैन, लैन क्या होता है। इसका मतलब लैन को डिफाइन करो भाई, लैन स्टैंड्स फॉर नहीं। अगर तो कोई बंदा आपसे कहे लैन स्टैंड्स फॉर, देन यू विल से लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन कोई बंदा आपसे पूछे यार लैन होता क्या, पहले ये तो बताओ, तो आप उसको कहेंगे a network within a short range. Simple answer is a small network is a LAN. बस यूं कह लो, स्मॉल नेटवर्क। अच्छा जी, कितना स्मॉल नेटवर्क? भाई वो नेटवर्क जो आप अपने ऑफिस में बना रहे हैं, वो नेटवर्क जो आप अपने घर में बना रहे हैं या स्कूल में बना रहे हैं, इसको लैन कहते हैं। ठीक है, अब लैन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे आप मिसाल ले लेते हैं, आप कहते हैं एक बंदा है, तो बंदे की प्रॉपर्टीज हैं कुछ, सर उसके 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, एक नाक होगा, 2 आंखें, 2 कान, एक सर होगा, ये उसकी प्रॉपर्टी। अब यहीं पे अगर आप शेर की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर उसके 4 पैर हैं, एक दुम है, एक मुंह है। आप ये नहीं कह सकते सर उसकी एक सूंड भी होती है। ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ सर वो बहुत तेज भागता है, ये उसकी प्रॉपर्टी। सर वो गोश्त खाता है, ये उसकी प्रॉपर्टी। तो इसी तरह से लोकल एरिया नेटवर्क की भी प्रॉपर्टीज होती है, ये आपको बहुत जरूरी समझना है। लोकल एरिया नेटवर्क में जितनी भी चीजें आप यूज करेंगे ना, जितनी भी चीजें हैं वो सब प्राइवेट होती हैं। मिसाल के तौर पे आपने अपने घर में एक वाईफाई लगाया है, आप 4 फैमिली मेंबर, 5 फैमिली मेंबर वो इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हो, तो किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। प्राइवेटली यू कैन यूज इट। प्राइवेटली जाके आप मार्केट से जाके आप कोई भी डीएसएल राउटर लेके आ सकते हो, दैट इज अ प्राइवेट। मजेदार की बात है कि लोकल एरिया नेटवर्क में जो ज्यादातर चीजें आपको नजर आएंगी वो हाई स्पीड ही होंगी। हाई स्पीड से मुराद 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps। हम मार्केट में जाते हैं, आप कहते हैं सर मुझे एक लैन स्विच चाहिए, वहां से पूछेगा अच्छा उस स्विच की पोर्ट की स्पीड क्या होनी चाहिए, 100 या 1000। आप कहते हैं सर मुझे एक लैन केबल चाहिए, वो केबल के बारे में पूछा जाएगा, अच्छा वो केबल किस स्पीड को सपोर्ट करती हो, 100 Mbps या 1000 Mbps। क्योंकि 10 तो आप आती नहीं ना, इसको तो आग ही लगा देना, ये समझाने के लिए। अब आप कहते हैं सर मैंने स्विच लेना है, तो स्विच खरीदते वक्त भी आपको बताना पड़ेगा आपको स्विच की, ये देखिए स्विच। आप कहते हैं मैंने केबल खरीदनी है, तो उसकी भी स्पीड बताएंगे, वो केबल की स्पीड को। आप कहते हैं मैंने लैन कार्ड खरीदना है, मार्केट में जाएं, आप कोई भी चीज खरीदेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि जो चीज आप लोकल एरिया नेटवर्क के लिए खरीद रहे हो वो किस स्पीड की होनी चाहिए। सारी बात है, 1000 Mbps वाले स्विच की प्राइस और है, 100 Mbps वाले की और है। वो केबल जो 1000 Mbps को स्पीड सपोर्ट करती है उसकी प्राइस और है, और 100 वाली की प्राइस और। तो दिस इज द। अच्छा अब आते हैं लो कॉस्ट। लोकल एरिया नेटवर्क में जितनी भी चीजें इस्तेमाल होती हैं, केबल हो, कनेक्टर हो, स्विच हो, कार्ड हो, वो आप खरीद सकते हैं। और सबसे आखिर में चीज ट्रस्टेड। भाई लोकल एरिया नेटवर्क या तो किसी ऑफिस में बना होगा, या किसी घर में बना होगा, या किसी स्कूल में, और उसके साथ कनेक्टेड जो लोग होंगे वो सारे ट्रस्टेड हैं, वो पब्लिक नेटवर्क नहीं है। ओके, अब बात करते हैं आप वाइड एरिया नेटवर्क, सॉरी वायरलेस लैन, सॉरी लैन, वायरलेस लैन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी भी जगह पे जाएं, मुमकिन है ही नहीं। अब जब हमने मेरा अपना कैरियर था तो हम उस वक्त ना वायरलेस को एज ए बैकअप यूज करते थे कि भाई आप किसी जगह पे जा रहे हैं तो वहां पे हो सकता है कि वायरलेस नेटवर्क भी हो सकता है। भाई अब आप
के पास वायरलेस नेटवर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैन थोड़ा सा कम हो। तो अगर आपके नेटवर्क की तमाम चीजें, मैं अब आपको छोटी छोटी सी एग्जांपल्स दे देता हूं, छोटी एग्जांपल्स हैं। आप अपने घर में, आपका घर है, 1 कनाल का घर है, आप चाहते हैं मेरे घर में तकरीबन 7-8 कमरे हैं, सर हर कमरे में मेरा वाईफाई सिग्नल आना चाहिए, मेरी वीडियो कॉल्स ड्रॉप ना हो, मैं जहां पे दिल करे मैं इंटरनेट यूज करके पढ़ सकूं, मेरा इंटरनेट टीवी चले। तो इसका मतलब आपको अपने पूरे घर में वायरलेस के सिग्नल चाहिए। अगर आपको मैं कहूं कि आप इस तरह करें कि आप एक वायरिंग कराएं, आप कहेंगे सर मैं वायरिंग क्यों कराऊं, मैं दीवारें खराब करानी। मोबिलिटी चाहिए, मोबिलिटी। तो भाई ये मोबिलिटी जो आज आपको अपने घर में मिलती है, आप जहां पे दिल करे, आप किचन में बैठे हुए हैं, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप छत पे हैं, आप ग्राउंड फ्लोर में हैं, टीवी लॉन, आप कहीं पे भी बैठे हैं, आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं। दैट्स बिकॉज ऑफ वायरलेस लैन। जब आपके नेटवर्क के अंदर कनेक्टिविटी के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाएगा, तो वो जो नेटवर्क बनेगा वो वायरलेस लैन होगा। ठीक है। इसमें ज्यादातर जो टर्म यूज की जाती है वो वाईफाई यूज की जाती है, इसको कहते हैं वाईफाई। ये आगे चल के बताऊंगा वाईफाई बेसिकली। अच्छा, अब आपने कुछ चीजें सुनी होंगी, आप कहते हैं सर मेरे पास एक रेडियो है जो एफएम बैंड पे चलता है, मेरे पास एक और रेडियो है जिसको एएम बैंड है। इसके अलावा अगर आपसे मैं पूछूं भाई आपका मोबाइल किस बैंड पे काम करता है, तो आप कहेंगे जीएसएम बैंड। एफएम बैंड, एएम बैंड, ये दोनों बैंड जो है ना ये रेडियो के लिए हैं। ये दोनों बैंड जो है ये रेडियो के लिए। और अगर कोई बंदा मोबाइल फोन खरीद रहा है तो वो देखेगा ये मोबाइल किस जीएसएम बैंड पे काम करता है। तो इसी तरह से वाईफाई डिवाइसेस जो आप लेते हैं अपने घर या ऑफिस के लिए, वो जिस बैंड्स पे चलती हैं उसको आईएसएम बैंड कहते हैं। इंडस्ट्रियल, ये नोट कर लें, आई से इंडस्ट्रियल, एस से साइंटिफिक, एम से मेडिकल। और ये जो बैंड होता है ये फ्री होता है पूरी दुनिया में। आईएसएम बैंड, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, मेडिकल। मैंने बड़ी आसान सी बेसिक एग्जांपल दी। फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट बैंड्स हैं। एफएम और एएम बैंड्स रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होते हैं, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए। जीएसएम बैंड मोबाइल कंपनीज यूज करती हैं मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए। और आईएसएम बैंड जो आपका यूज होता है ये इस्तेमाल होता है वाईफाई के लिए, जो घरों में आपकी डिवाइसेज। आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है कि आपके घर में जो लगा हुआ वाईफाई है वो किस बैंड पे चलता है, तो आप कहेंगे सर आईएसएम बैंड पे। वो मैं आगे बताऊंगा कि वो कौन से हैं। और वायरलेस लैन इंडोर भी होगा और आउटडोर भी होगा। आखिरी चीज, बस इसको खत्म करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब जारी बात है कि आपका नेटवर्क जो है बड़े सिनेरियोज हैं, बहुत सिनेरियोज हैं। एक कंपनी है, उसने कंपनी कहा कि ठीक है जी ये मेरा ऑफिस है, ठीक है, ये कहाँ पे जी, इस्लामाबाद में है जी, ओके जी बिल्कुल ठीक। मेरा एक रिमोट ऑफिस है, ये कहाँ पे जी, ये लाहौर में है जी। अच्छा जी, मेरी एक और ब्रांच है जी, ये कहाँ पे जी, ये यूके में है जी। मेरा रीजनल हेड ऑफिस है, ये कहाँ पे जनाब, ये यूएसए में है जी। अब आप जब इतनी डिफरेंट लोकेशंस पे आप बिजनेस स्पैन करिएगा, तो मैं इसको समझाने लगूं जरा टर्म यूज कीजिएगा। यहां पे मैं कहूंगा इस्लामाबाद की ब्रांच का अपना लैन है, ये मेरा लैन 1 है। यूके की ब्रांच में जितने भी मेरे कंप्यूटर्स हैं उनका अपना लैन है, ये मेरा लैन 2 है। ये मेरा लैन 3 है और ये मेरा लैन 4 है। अब मेरी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर मेरा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट वो हैं लैन है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे मल्टीपल जो लैंस हैं ये मैं आपस में कनेक्ट कर दूं। तो मैंने आपसे राब्ता किया तो आप आके मुझे कहते सर देखिए बात पता क्या है। अब आप सर मेरे सर है, तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा आपसे ना करने के लिए। सर अगर ਤੁਹਾਡਾ दफ्तर ਇੱਥੇ मेरे नेड़े ਹੁੰਦਾ ना ठीक है सर, अगर आपका दफ्तर मेरे पास होता ना सर, मैं जिस तरह तिस तरह भी करके ना केबल बंदोबस्त कर लेना ਸੀ। लेकिन सर ਤੁਹਾਡਾ दफ्तर बड़ी दूर है, तो प्लीज सर ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ किसी ऐसी कंपनी ਨਾਲ राब्ता करो
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇ। मैंने कहा ठीक है जी, फिर की होएगा? तो फिर सर ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ थ्रू अपनी दूसरी ब्रांचेस ਦੇ ਨਾਲ कनेक्ट कर लो। तो जारी बात है, जब आप डिफरेंट लैंड्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको किसी सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत है। सर्विस प्रोवाइडर, ऐसा प्रोवाइडर जो आपको सर्विस दे फॉर द कनेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट लैंड्स विद ईच अदर। और ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो है उसको कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो भाई ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसके अंदर ये एबिलिटी हो, या तो खुद इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा हो, या ये मल्टीपल आईएसपी से आपस में कनेक्ट हो और मेरी ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट कर दें। तो अब आप बात करते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब यह है कि नेटवर्क ओवर लार्जर जियोग्राफिकल एरिया। ओके, और वाइड एरिया नेटवर्क में यू ऑलवेज डिपेंड ऑन द थर्ड पार्टी, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोनिक नेटवर्क, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी पहले पहल आप जब इंटरनेट नहीं होता था तो आप डिपेंड कर रहे होते थे किसी ऐसी कंपनी के ऊपर जो टेलीफोन की सर्विस देती है। पाकिस्तान में पीटीसीएल देता था, पब्लिक स्विच टेलीफोनिक नेटवर्क। तो आपने टेलीफोनिक नेटवर्क को यूज किया आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। उसके बड़े प्रॉब्लम थे, क्योंकि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तो बनाया गया था कॉलों के लिए, और आपने उसी के ऊपर डाटा भेजना शुरू कर दिया जब आप मॉडेम वगैरह यूज करते थे। तो जब आप बात करते हैं ना आईएसपी की, तो इसका मतलब है इट्स स्पेशली डिजाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंटरनेट की ट्रैफिक के लिए बनाया गया। तो बस वैन क्या है? Whenever you depends on the third party for the connectivity, it's called WAN, wide area network. प्रॉपर्टीज क्या है? और ये लार्जर जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। हाँ, वैन की स्पीड कदरे स्लो है, लेकिन आजकल आपको वैन भी बड़ी हाई स्पीड मिलता है, लेकिन पैसे जितने भी आप जितना बड़ा कनेक्शन लेना है उतने पैसे। अगर आप कहते हैं सर मैं अपना आईएसपी बनाना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई बड़े पैसे चाहिए इसके लिए। जारी बात है कि आईएसपी जो भी बंदा बनाएगा वो अपनी जरूरत के लिए थोड़ा बनाएगा, वो कहेगा जनाब मैं इसको रेंट आउट करता हूँ, लोगों से पैसे इकट्ठे करता हूँ। लिहाजा ये पब्लिक नेटवर्क होता है, और डेफिनेटली क्योंकि ये पब्लिक नेटवर्क है इसलिए ये अनट्रस्टेड। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये चीज आपको बड़ी कॉमन सुनने को मिलती है, वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब मेरे पास आ गए आपने सर बात पता क्या है, मेरे पास इंटरनेट मौजूद है अपनी तमाम ब्रांचेस में, इंटरनेट मौजूद है, लेकिन सर थोड़ी देर पहले मैं बताऊं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने मुझे कहा है कि भाई मैं तुम्हें इंटरनेट का कनेक्शन तो दे रहा हूं, मैं यही कर सकता हूं ना, तुम उसके लिए मुझे बिल पे कर रहे हो। तो मैंने कहा फिर प्रॉब्लम क्या है? आप कहते सर देखें प्रॉब्लम है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज द प्रॉब्लम। क्योंकि आज आपका इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड हो गया है, आप आराम से अपने घर में कैमरे लगाते हैं और दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के देख सकते हैं, अपने ऑफिस के कैमरे देख सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आप दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से मुझसे पढ़ रहे हो। अब ये जो मैं आपको रिमोटली पढ़ा रहा हूँ इट्स बिकॉज ऑफ इंटरनेट। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है, सिक्योरिटी। तो इसके लिए होता यह है कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यानी वीपीएन बेसिकली ऐसे ही है कि जैसे यूं समझ लें ये सड़क है, ये देखें ये सड़क है, ये सड़क जा रही है, यूं समझे सड़क है, ये आपकी बिल्डिंग 1 है और ये आपकी बिल्डिंग 2 है। आप कहते हैं सर अगर मैं बिल्डिंग 1 को बिल्डिंग 2 को तार की मदद से कनेक्ट करता हूं तो कोई भी बंदा तार काट जाता है सर, तो कुछ आप कोई हल बताएं ना सर। मैं कहता हूं ऐसा करो, सड़क के नीचे नीचे से ना एक डिगिंग करो और वहां से तार बिछा के ले जाओ, तो आप इसको कहेंगे ये एक टनल बन गई। तो बिल्कुल इसी तरह से वीपीएन बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू टनल बना के। इसको कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN is a secure connection that enables users to access private network over the internet. ये आपके पास सिक्योर कनेक्शन होता है जी, ये आपकी ट्रैफिक जितनी भी टनल के थ्रू गुजरती है उसको सिक्योर करने के लिए इनकोड किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, यानी कोड वो किया जाता है, इनक्रिप्ट किया जाता है।
और इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अब जैसे पाकिस्तान में आ जाते हैं आप, अगर पाकिस्तान में वीपीएन वो लग गया हुआ है, फायरवॉल लग गया हुआ है, तो अब आप फायरवॉल को बाईपास करने के लिए क्या करते हो? वीपीएन इस्तेमाल करते हो। तो वीपीएन से आपकी ट्रैफिक यहाँ से बाईपास होके निकल जाती है। आगे भी दिखाऊंगा। प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी एंड अनोनिमिटी ऑनलाइन। अब मैं यहां से कहीं पे भी दुनिया में जाऊं, अगर मैं अभी टाइम नहीं जाया करूंगा, नेक्स्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मैं जाऊं नेट पे इस वक्त कोई भी वेबसाइट ओपन करूं, तो मैं सारी बातें अपने इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू करूंगा ना, तो पता चल जाएगा कि मैंने कहां से एक्सेस किया उस वेबसाइट। अगर आप चाहते हैं मैं किसी सर्वर को ओपन करना चाह रहा हूँ, किसी वेबसाइट को ओपन करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसको ये ना पता चले कि मैं कहां से एक्सेस कर रहा हूँ, भाई वीपीएन आपको छुपाने के लिए बेहतरीन जरिया। और बाकी इसको आगे चल के देखें। ये जनाब आखिरी चीज, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं कि यूं समझो कि ये एक यूनिवर्सिटी, यूं समझो ये एक यूनिवर्सिटी, ये देखें ये एक यूनिवर्सिटी। अब ये यूनिवर्सिटी जो है, ये यूनिवर्सिटी जो है वो 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर है, ठीक है। तो अब ये अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी, ये मेरा नेटवर्क है, मैं मालिक हूं इस नेटवर्क का, मैं यूनिवर्सिटी का चांसलर या वाइस चांसलर। अब यहां पे ये एक लैन है, ये एक दूसरा लैन है, ये एक तीसरा लैन है, और ये एक चौथा लैन है, ठीक है। लेकिन मेरे अपने लैन है, मेरी अपने ही कैंपस के अंदर बने हुए हैं, और मैं किसी थर्ड पार्टी से भी कनेक्टिविटी नहीं चाह रहा। मैं अपनी ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा हूं, फाइबर ऑप्टिक बिछा रहा हूं, और मैंने अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है। भाई जब आपका नेटवर्क 800 मीटर की रेंज से बढ़ जाता है ना, तो फिर बेसिकली वो लैन नहीं रहता, उसको मैन कहते हैं। और नॉर्मली तौर पे मैन के अंदर ऑप्टिकल फाइबर यूज होती है। इसकी एक और एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ, केबल नेटवर्क। गली मोहल्ले में अगर आपने देखा हो, तो गली मोहल्ले में नहीं बल्कि बहुत सारे मुल्कों में, मैंने अमेरिका में भी देखा था केबल नेटवर्क चल रहा होता है। तो ये केबल नेटवर्क होता है जिसके थ्रू आपको टीवी चैनल्स भी मिल जाते हैं। तो ये केबल नेटवर्क किसी एक मोहल्ले में नहीं, एक गली में नहीं है, बल्कि मल्टीपल गलियों में। तो जब आपका नेटवर्क लैन के एरिया से एक्सटेंड कर जाता है, तो वो बेसिकली फिर लैन नहीं कहते उसको, फिर मैन कहते हैं। और मैन के अंदर नॉर्मली तौर पे ऑप्टिकल फाइबर यूज होती है। अच्छा, यहाँ पे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। लैन हाई स्पीड होता है, हाई कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। नॉर्मली तौर पे लैन मैन दो तरह से इस्तेमाल होता है। कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अपना मैन डेवलप किया हुआ है, और कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने मैन डेवलप किया है रेंट आउट करने के लिए। जैसे अगर आप देखें बहुत सारी जगहों पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। किसी सोसाइटी के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं किसी सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूं, मैं कहता हूं जनाब आपकी पूरी सोसाइटी के अंदर मेरा फाइबर बिछेगा। तो आपकी सोसाइटी में किसी बैंक ने 4 ब्रांचेस भी बनाई हैं, तो वो मेरे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही आपस में कनेक्ट होंगे, मैं उनसे चार्ज करूंगा। एक तो ये सिनेरियो होता है। और दूसरा सिनेरियो ये है कि मेरे अपना कोई ऐसी बिल्डिंग है जो बहुत बड़े एरिया में है, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेता हूं। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज मैन में नजर आ जाती हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और ये ट्रस्टेड भी हो सकता है अगर आपका अपना नेटवर्क है, लेकिन ये ट्रस्टेड नहीं कहेंगे, ये अनट्रस्टेड में कंसिडर होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट डिफरेंट, ये डिफरेंट। नॉर्मली इसमें ऑप्टिकल फाइबर यूज होती है। एम का मतलब होता है मोबिलिटी, एम का मतलब होता है मुश्किल, एम का मतलब होता है मुसीबत, एम का मतलब होता है मेट्रो। जैसे आजकल आप देखें ना, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो बसेस चल रही हैं, तो इसी तरह से मेट्रो नेटवर्क भी बहुत कॉमन है। बस जी, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर में। आप लोगों को मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ। जो बच्चे मेरा जो कोर्स आप लोगों को सीसीएनए का कोर्स पढ़ने से पहले दिया गया था, कोशिश करें कि उस कोर्स को जितनी जल्दी हो सकता है उसको मुकम्मल करें और उसका सर्टिफिकेट हासिल करें, ठीक है जी। और उसके साथ साथ अगर आपका शौक है तो लाजमी तौर पे ये एक फाइल है, मैं आप लोगों को आज इसका लिंक भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, बल्कि मैं अभी भेज भी देता हूँ। ये एक फाइल है, आप तमाम लोग जब ये क्लास खत्म होगी, मैं इस क्लास का अंदर आपको ये शेयर मैं अभी दे देता हूँ आपको।
इन नोट्स को पढ़ने की इजाजत आप सबको है। ये जो मैं नोट्स है, ये आपका पहला सेशन है, मैंने बना दिए। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये देखें, मैं आपके सामने आपकी टीम्स के अंदर शेयर कर देता हूँ। आप लोग जैसे ही क्लास खत्म हो, क्लास के बाद आपने इसको लाजमी तौर पे पढ़ना है। ओके जी, ये आपकी टीम्स आ गई, ये आपका बैच 67 आ गया और जनाब अली ये आ गई। ये वन नोट फाइल लिंक, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और आप लोग सारे इसको ओपन कर लीजिएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। मैं रोजाना जो भी पढ़ाऊंगा उसके नोट्स इसके अंदर लिखता रहूंगा और आप बाद में इनको पढ़ते रहिएगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखिए। हाँ जी, और सवाल प्लीज। सर ये सर जो सिस्को की जो सर्टिफिकेशन होती है तकरीबन 3 इयर्स के लिए इसकी हाँ जी, 3 वैलिडिटी इयर्स। होती है, तो जिन लोगों ने पुराना किया हुआ है आज से 5 साल पहले 10 साल पहले, तो उनके हाँ लिए जी, आप क्या एडवाइस करेंगे? हाँ जी, प्यारे भाई देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ओल्ड इज गोल्ड, सबसे पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि जब अगर तो किसी ने यही वाला पेपर पढ़ा था 200-301, ये वाला ना 200-301, यही वाला पेपर पढ़ा था और एक्सपायर हो गया, तो फिर तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा ये पेपर दोबारा पास करें, कभी भी नहीं रिकमेंड करूंगा। ठीक है। हाँ, चंद एक कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको ऐसा बंदा चाहिए होता है जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट हो, तो आप उनको कह सकते हैं भाई अगर आपकी वैलिड सर्टिफिकेशन डिमांड है तो मुझे 7 to 10 डेज में मैं पेपर पास कर लूंगा, क्लियर हो। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने पुराना पेपर पास किया, 200-125 हो गया या 802-142 था या समथिंग, उनको ये पेपर लाजमी तौर पे पास करना चाहिए, लाजमी तौर पे, क्योंकि इसका कंटेंट बड़ा बदल गया। तो उसमें तो सिर्फ राउटिंग स्विचिंग होती थी ना, वो थोड़ा कंटेंट था, ये डिटेल, तो ये करना चाहिए आपको, ये मेरा मशवरा। राइट सर। ठीक है। और अगर वैसे सर ही एक आपने क्वेश्चन यही है पेपर मेरा। पास किया था और एक्सपायर हो गया, फिर मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको करो, दोबारा ना करो इसको, दोबारा ना करो। अगर आप पढ़ भी रहे हो तो एकेडमी सर्टिफिकेट ले लो, वाउचर लेके रख लो। हाँ, अगर किसी कंपनी में जॉब में रिक्वायरमेंट आ गई तो वाउचर इस्तेमाल करके देते ना, 5 महीने तक वाउचर वैलिड होता है। ठीक, ठीक है। वो पैसे ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करो। जी प्लीज नेक्स्ट। राइट सर। नेक्स्ट। सर सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी जी, पूछो पूछो। सर आपने बोला कि वीपीएन जो है वो एक सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है मैं ओवर द पब्लिक इंटरनेट सर, तो जी जी जी। ये मुख्तलिफ कंट्री में बैन क्यों है और वीपीएन के ही थ्रू मोस्टली फ्रॉड जो लोग करते हैं बैंकिंग साइट वगैरह हम ओपन नहीं कर सकते वीपीएन ओपन करके, तो सर ये इसकी क्या वजह है, आप प्लीज थोड़ा सा अपडेट कर दें। हाँ, इसको मैं बता देता हूँ आपको। ये जो वीपीएन की एग्जांपल मैंने आपको दी है ना, ये वो वीपीएन नहीं है जो आप मार्केट में देख रहे हो। नो, ये वो वीपीएन है, जैसे मैं हूं, मैं किसी कंपनी में काम करता हूं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि मेरी कंपनी कहती है भाई तुम मेरे इंजीनियर हो, तो मेरी तमाम साइट्स के लिए वीपीएन खुद कॉन्फ़िगर करोगे, हम थर्ड पार्टी वीपीएन यूज नहीं करते। ये आपका काम होता है वीपीएन एस्टेब्लिश करना। ये वो वीपीएन नहीं है जो आप आम सॉफ्टवेयर वगैरह लगा के यूज करते, इट्स नॉट लाइक दैट। ये हम खुद कॉन्फ़िगर करते हैं, प्राइवेट वीपीएन। इसमें हर एक पॉलिसी हम खुद बनाते हैं, ठीक है ना। और इसको क्रैक भी वही कर सकता है जिसको पता है कि मैंने कौन से स्टेप के ऊपर क्या चीज की हुई है। मान समझ आया। ये ठीक वो है सर। वीपीएन नहीं है सर जो आप नॉर्मली यूज करते हैं। हाँ जी। जो मोस्टली कंपनी में यूज होता है जिस लाइक फायरवॉल जो होते हैं उसमें हम कमांड हाँ देते हैं कि हम ये आप ये वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और इस वेबसाइट को आप एक्सेस नहीं कर सकते, नहीं तो कर वो सकते। हम वीपीएन का इस्तेमाल नहीं कर रहे नहीं होते हैं नहीं उसमें। नहीं नहीं, वो हाँ वीपीएन नहीं होती, वो फिल्ट्रेशन होती है। दैट इज कॉल्ड वेब फिल्टरिंग। उसका एक कॉन्सेप्ट आपका आएगा एसीएल में, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। हम फिल्टर कर सकते हैं किसी खास किस्म के ट्रैफिक को, किसी खास किस्म की वेबसाइट को। हम बकायदा लैब भी करेंगे। जी जी पूछो। आपने अभी बताया कि जो मैन है आपका जो इंटरनेट है वो मैन के जरिए चल रहा है, तो अभी हाँ आपने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि जो मैन है वो लोकल एरिया को कनेक्ट करता है आपस में ना, तो काइंडली ये थोड़ा सा गाइड करते हैं, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं आरिफ वाला से हूँ। आरेवाला से। आरेवाला में आपने कभी देखा आपके गली मोहल्ले में कोई इंटरनेट की स्पीड, कोई इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है आपको? बेसिकली इधर तो पीटीसीएल ही है मोस्टली। ओके, इसके अलावा कोई केबल नेटवर्क वगैरह चल रहा है, टीवी वगैरह? हाँ जी, वो तो चल रहा है। अच्छा, वो जो केबल केबल टीवी वाला ना, वो भी एक नेटवर्क है।
लेकिन वो नेटवर्क देखे ना बहुत सारे एरिया पे फैला हुआ है। बात जी। समझ आ रही? जी जी जब आपका नेटवर्क 800 मीटर्स की बाउंड्री से बढ़ जाता है ना, तो फिर उसको लैन नहीं कहते, उसको मैन कहते हैं, जियोग्राफिकल। अब वो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है या वो जो केबल ऑपरेटर है, वो आपको टीवी देखने की फैसिलिटी दे रहा है, और वो हो सकता है पता नहीं कितने लोगों को दे रहा हो। तो अगर आप उससे पूछे कि भाई तू ये टीवी चैनल चला रहा है किस नेटवर्क के ऊपर बेस कर रहा है, तो वो आपको बताएगा मेरा मैन इंफ्रास्ट्रक्चर है, आगे मेरी कॉपर चल रही है और बैकबोन पे मेरी ऑप्टिकल फाइबर चल रही है। ठीक है, आप आइडिया लेते हैं, आप कहते हैं यार इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए मैं इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दूं, यू कैन डू दैट। फिर कोई और बंदा कहता है यार इसी आइडिया को यूज करते हुए मैं टेलीफोन कॉलिंग सिस्टम को प्रोवाइड कर दूं, यू कैन डू दैट। तो बेसिकली ये एक जियोग्राफिकल डिवीजन, जैसे आप कहते हैं ना ये हल्का 1 है, ये हल्का 2 है, ये एक शहर है, ये दूसरा शहर है, ये एक गली है, ये दूसरी गली है। समझ आ रही? इट्स जस्ट जियोग्राफिकल डिवीजन, और कोई फर्क नहीं होता। टर्म है ना, टर्म यूज की जाती है। सही सही